अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो होगा जिसके बारे में आप अक्सर सुनते आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों में तो इसकी कह लें कि अभी एक फिज़ा गर्म सी भी थी कि टैरिफ्स और टैरिफ्स का इम्पैक्ट क्या होता है पीएसएक्स पे। लेकिन उससे पहले आज की मार्केट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और वो ये है कि आज जो वॉल्यूम्स थे वो कल की निस्बतन कम थे। आज तकरीबन 390.2 का मिलियन का वॉल्यूम रहा। वैल्यू ट्रेडेड जो हुई यानी कि जो खरीदो फरोख्त पैसों की रही वो तकरीबन 27.4 बिलियन रुपीज़ की रही। मार्केट आज जो ओपन हुई थी वो 16607.77 से हुई थी ओपन, और जो लास्ट डे की क्लोजिंग थी वो थी 160,101.03 की। तो मार्केट एक मिनी गैप के साथ ओपन ज़रूर हुई थी, लेकिन क्लोजिंग के वक्त पे मार्केट ऑब्वियसली नेगेटिव के साथ क्लोज हुई है, विच इज़ 158,465.06%। सॉरी, वैल्यू जो पॉइंट्स गिरे वो तकरीबन जो परसेंटेज में अगर देखा जाए तो ये -1.02% था। और अब इस सिचुएशन पर आगे आने वाले वीक के अंदर किस तरीके की, या कल के हवाले से अगर कहा जाए तो क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। तो इस वक्त मार्केट ऑब्वियसली अपनी बेयरिश मोड के अंदर है और मार्केट इस वक्त वॉलेटाइल परफॉर्म कर रही है। इसमें एक तो सेकेंड राउंड जो पाक अफगान जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे थे उसका एक फेलियर भी आज की मार्केट के डाउन जाने का रीज़न रहा। अप्रॉक्सीमेटली 10K तक की करेक्शन अभी हम पिछले 1-2 दिन और ये 3 दिन के अंदर देख चुके हैं, और मज़ीद जो है शॉर्ट टर्म के अंदर ये देखा जा सकता है कि मार्केट जो है वो 157 पॉइंट की तरफ मूव करे, या और जो उसको नीचे से सपोर्ट मिल रहा है वो 157 का है, और अगर 157 को ब्रेक करती है तो फिर 156 और 155 की तरफ भी मार्केट जा सकती है। और 155 पे क्योंकि ऑलरेडी तकरीबन 12 से 14K के अराउंड की करेक्शन हो चुकी होगी, तो वहाँ से मार्केट रीबाउंड कर सकती है और अपसाइड की तरफ देखी जा सकती है। और फिर अपसाइड में आपको जो है ना 157 पर आपको 157 से लेकर 160 के अराउंड पैनिक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है बहुत सारे लोगों की। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, या आप अपनी जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्कीम है अब वो इसमें क्या करें। तो इसमें एक तो पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और यहाँ पर ये वो मौका है कि जब आपका 10 से 20% का जो अमाउंट आपके कैश बैलेंस में मौजूद होता है उसको इस्तेमाल करने का मौका है। और यहाँ पे इस वक्त ऑयल सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है यानी कि डिस्काउंटेड है। और आप यहाँ पर अगर इसके अंदर आपको कोई अच्छी एंट्री मिलती है तो आप ज़रूर करें, क्योंकि एट दी एंड इन तमाम कंपनीज़ के जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, और इनके जो रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं वो भी पॉजिटिव में अनाउंस हुए हैं, और ये एक मैक्रो फैक्टर की वजह से ये हमें करेक्शंस देखने को मिल रही हैं। और जैसे ही मार्केट अपने आप को कह लें कि अगेन पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगी, तो आपको सबसे पहले ये फार्मास्यूटिकल हो गया, ऑयल एंड गैस का सेक्टर हो गया, इसमें पॉजिटिविटीज़ देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप बाय करना चाहें तो उस तरफ बाइंग कर सकते हैं। लेकिन और जो लोग अगर अपना कह लेंगे स्टॉप लॉस के साथ मूव कर रहे हैं तो वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और आज अब हम बात करते हैं कि टैरिफ क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, और हम इसके साथ पीएसएक्स के अंदर इसका क्या रोल है और इसकी वजह से क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टैरिफ होता क्या है। तो टैरिफ जो है वो असल में हुकूमत का लगाया हुआ टैक्स होता है जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स यानी कि जो बाहर से हम चीज़ें मंगवाते हैं उन पर लगाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि जो आपकी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आपके लोकल लोग प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, बिजनेसेस बना रहे हैं, उनकी जो कह लें कि उनको सपोर्ट करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके लिए रेवेन्यू को हासिल करवाना, इसके लिए जो है वो टैरिफ्स बाहर से आने वाली प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाता है। जब टैरिफ बढ़ता है
तो इम्पोर्टेड चीज़ें जो होती हैं वो महंगी हो जाती हैं और जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसके कंपेयर में ज़्यादा बिकना शुरू होती हैं कि लोग ये कहते हैं कि अब वो चीज़ें हम नहीं खरीद सकते क्योंकि वो बहुत महंगी हो गई हैं। तो उसके कंपेयर में फिर जो अपने कंट्री में चीज़ें बन रही होती हैं लोग उसको ख़रीदना शुरू करते हैं। अब ये किस तरह के हो सकते हैं, ये बहुत सारी टाइप्स के हो सकते हैं। इसमें आपके पास इम्पोर्ट टैरिफ आता है, एक्सपोर्ट टैरिफ आता है, प्रोटेक्टिव टैरिफ आता है, रेवेन्यू टैरिफ आता है। अब ये क्या है? तो इम्पोर्ट टैरिफ वो होता है जो बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जाता है। एक्सपोर्ट टैरिफ वो होता है जो बाहर भेजने वाली प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है। प्रोटेक्टिव टैरिफ वो होता है जो लोकल कंपनीज की को बचाता है, यानी कि जबकि जो रेवेन्यू टैरिफ है ना उसका मतलब यही है कि हम पैसे इकट्ठा करने के लिए होता है ये तकरीबन ना, यानी कि जो कह लें कि एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट के रेवेन्यू की तरफ से ये टैरिफ लग रहा होता है। तो ये तमाम टैरिफ जो है इनको कौन अप्लाई कर रहा होता है? ऑब्वियसली इनको गवर्नमेंट अप्लाई कर रही होती है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे हवाले से ये किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है, यानी स्टॉक मार्केट में इसका क्या रोल होगा। तो जब हुकूमत टैरिफ बढ़ा देती है तो इम्पोर्टेंट चीज़ें महंगी हो जाती हैं। उसका नुकसान उन कंपनीज को होता है जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर डिपेंड करती हैं, यानी जैसे कि ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल्स का सेक्टर हो गया। उनको क्या होता है कि अब उनकी जो रॉ मटेरियल्स होती हैं वो महंगी हो जाती हैं और जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो उनको बढ़ानी पड़ती है। और जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो फिर ऑब्वियसली सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ता है और सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ता है तो जो इन्वेस्टर होता है वो इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि अब इनकी सेल्स में कमी आ सकती है, तो इन्वेस्टर वहाँ से एग्जिट ले लेता है। तो जिसकी वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है वो ख़राब होता है और जब डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट इम्पैक्ट में आता है तो अल्टीमेटली जो आपके स्टॉक की प्राइस है वो गिरनी शुरू हो जाती है, तो प्रॉफिट कम हो जाता है, शेयर्स की प्राइस गिर जाती है। लेकिन अगर टैरिफ कम हो जाए, यानी कि इन कंपनीज के लिए टैरिफ अगर कम हो जाए तो कंपनीज का जो खर्चा है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती है। तो जब भी टैरिफ आपका कम होगा तो आपकी जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स वाली रॉ मटेरियल्स वाली कंपनीज होती हैं उनके स्टॉक प्राइस की वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं, अदरवाइज कम हो जाती हैं। सो ये मेरे ख्याल से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। अब हम ज़रा ये भी देख लेते हैं कि इसको हमने अगर सेक्टर वाइज देखना हो तो वो हम किस तरीके से देखेंगे। तो सेक्टर में अगर हम सीमेंट के हवाले से बात करें तो वहाँ ये न्यूट्रल रहता है। अब सीमेंट में ना हमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। सीमेंट जो है वो जो रीजन्स हैं हमारे, पंजाब हो गया, कराची का एरिया हो गया, यानी सिंध का एरिया हो गया, बलोचिस्तान का एरिया हो गया, ये हर एरिया के अंदर कुछ कंपनीज ने अपना एरिया डिपेंडेंट किया हुआ है और वो उस एरिया के अंदर वो पर्टिकुलर सीमेंट जो है वो मशहूर होता है, क्योंकि इसको जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजना, एक सिटी से दूसरी जगह भेजना वो भी ज़रा जो है ना एक्सपेंसिव हो जाता है। इसीलिए मोस्टली जो सीमेंट की कंपनीज होती हैं वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करती हैं कि वो जिस एरिया में उनकी फैक्ट्री लोकेटेड है वो उस एरिया को पहले टारगेट कर रही होती हैं। तो इसके ऊपर जो इम्पैक्ट होता है टैरिफ का वो तकरीबन न्यूट्रल रहता है, क्योंकि इनके जो मोस्टली कह लें कि रॉ मटेरियल्स हैं वो लोकली भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और अगर बात करें ऑटो में तो यहाँ नेगेटिव होता है इम्पैक्ट टैरिफ का, यानी इंपोर्टेड पार्ट्स होते हैं जो बाहर से मंगवाए जा रहे होते हैं तो और वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो इस वजह से ऑटो के अंदर हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फार्मास्यूटिकल में नेगेटिव देखना पड़ता है क्योंकि इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे होते हैं और इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें अपने पाकिस्तान से कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, क्योंकि हम मिनरल रिच कंट्री भी हैं। और इसके अलावा हमारे पास ऐसी जैसे चाइनीज़ के जो हैं वो अपनी मेडिसिन के ऊपर वर्क करते हैं, इस तरह इंडिया और पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा कह लें कि ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे आप इंग्रेडिएंट्स निकाल सकते हैं, बस हमें उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर बात करें टेक्सटाइल की तो वहाँ पे आपको एक मिक्स्ड किस्म का जो है ना ओपिनियन देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ जगहों पे एक्सपोर्ट बेनिफिट दे रही होती है पर गवर्नमेंट जो है वो टैरिफ, और मतलब ये बेसिकली इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है, इसमें एक्सपोर्ट भी आ रहा होता है, इंपोर्ट भी आ रहा होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल आ रहा है पर प्रोडक्ट बाहर जा रही है। सो इसमें एक मिक्स्ड किस्म का जो है ना इमोशन जो है वो टेक्सटाइल में देखने को मिलता है। ऑयल एंड गैस में स्लाइटली नेगेटिव होता है क्योंकि मशीनरी जो है वो इसमें इंपोर्ट हुई हुई होती है। सो अगर कोई नया प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें मशीनरी इन्वॉल्व है और फिर उसके हवाले से जो है ना ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आईटी सेक्टर में ऑब्वियसली नेगेटिव होता है क्योंकि हार्डवेयर जो है वो इंपोर्ट हो रहा होता है और अभी भी आईटी सेक्टर में जो चाइना की जो भी रिफॉर्म्स आ रही होंगी तो उनको आपने देखना है, उसके हिसाब से आपने इसके अंदर अपनी एंट्री को या एग्जिट को प्लान करना होगा। अब हम ये मिसाल लेते हैं कि एक टैरिफ का इम्पैक्ट किस तरीके से वर्क कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल कार के पार्ट्स पे टैरिफ बढ़ जाए जैसे इंडस मोटर्स, तो खर्चा जो है वो बेसिकली बढ़ जाएगा और शेयर की प्राइस जो है वो
गिर जाएगी। लेकिन जो कंपनीज लोकली अपने पार्ट्स बनाती हैं उनको फ़ायदा मिलता है, उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। इसी तरह अगर स्टील महंगा हो जाएगा तो कंस्ट्रक्शन और ऑटो दोनों सेक्टर्स प्रेशर में आ जाते हैं। सो इस तरीके से आपने जब भी टैरिफ की न्यूज़ से आपने स्टॉक मार्केट के अंदर मौजूद स्टॉक्स को कोरिलेट करना है, तो फिर आपने उस कंपनी जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में देखना है कि वो क्या कोई प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है और वो किस सेक्टर में है, और उसके हिसाब से फिर आप अपना डिसीजन लेंगे। अब यहाँ पे इन्वेस्टर किस तरीके से रिएक्ट करता है जब टैरिफ की पॉलिसी चेंज हो, तो सबसे पहले देखें कि कौन से सेक्टर पे असर पड़ रहा है, लोगों का क्या इमोशन बिल्ड हुआ है। जो कंपनीज इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट थी उनसे आपको उस वक्त में अपना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, और अगर आप एक्सपोर्ट कंपनीज पे जो है उस वक्त में फोकस कर सकते हैं, और वहाँ पर जो लोग स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो मोस्टली उस टाइम पर जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज होती हैं उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट की ट्रेड न्यूज़ को रेगुलरली देख भी रहे होते हैं और वहाँ पर अपनी जो है इन्वेस्टमेंट को उस टाइम पे प्लान करते हैं। और इस दौरान में बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, क्योंकि देखें कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर टैरिफ लगा है तो अब उसके बाद सारी ज़िंदगी वो जो सेक्टर है उसने नेगेटिव में ही रहना है और उसने कुछ अरसे बाद रिकवर कर जाना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे मोमेंट पे फ़ायदा उठाते हैं। जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इस पॉइंट पे अपनी बाइंग करते हैं, ताकि वो आने वाले वक्त में जो है ना, जब ये एक न्यू नॉर्मल बन जाए। जब भी कोई चीज़, न्यू नॉर्मल क्या होता है हमारे लिए कि एक चीज़ आई, हमें पता चला कि अब इसकी प्राइस बढ़ चुकी है। शुरू में हम कहेंगे हमने नहीं बाय करना, बट फिर वो हमारी मजबूरी है कि हमें उसे ख़रीदना पड़ता है, वो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी का हिस्सा होता है, तो वो फिर हमारे लिए न्यू नॉर्मल्स बन जाते हैं। और जब चीज़ें न्यू नॉर्मल्स में शिफ्ट हो जाती हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि ऑब्वियसली हम उसको बाय करते हैं, उसकी सेल्स अगेन इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे मोमेंट पर भी, जब मार्केट में अच्छी कंपनीज सिर्फ टैरिफ जैसी न्यूज़ की वजह से अगर गिर रही होती हैं तो वो उसमें भी बाइंग दिखाते हैं। तो ये आपने खुद डिसीजन लेना है कि आगे आने वाले वक्त में कौन सी ऐसी प्रोडक्ट होगी जिसको जो न्यू नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर सकती है और उसके अंदर जो है वो आपकी बाइंग बनती है। अब अगर हम लॉन्ग टर्म के हवाले से, शॉर्ट टर्म में तो टैरिफ बढ़ने से मार्केट नेगेटिव होती है क्योंकि खर्चे जो हैं वो बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर हुकूमत सही बैलेंस रखे, लोकल इंडस्ट्री को मजबूत करें, अगर टैरिफ ज़्यादा देर तक हाई रहेगा तो महंगाई बढ़ती है और एक्सपोर्ट गिर जाती है और मार्केट वीक रहती है। ठीक हो गया। और अगर हम इसको बात कर लें कि मीडियम या लॉन्ग टर्म के हवाले से, तो लॉन्ग टर्म में ये मोस्टली इतना ज़्यादा कह लें कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कई सालों तक रहेगा। लॉन्ग टर्म का भी मतलब यही होता है कि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, और उसके बाद सब चीज़ें अल्टीमेटली न्यू नॉर्मल बैलेंस की तरफ मूव कर जाते हैं। अब इसकी पॉलिसी के हवाले से अगर बात करें कि अगर हुकूमत हर बार जो टैरिफ है वो बदलती रहेगी तो क्या होता है, इम्पैक्ट आ कहाँ से रहा होता है, फीपी लिपी डाटा जो कहलाता है ना हमारा, वहाँ से आ रहा होता है। यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, फॉरेन कॉरपोरेट्स हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, वो जो है इस कॉन्सेप्ट को लेके ना कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो अपने पैसे निकालना शुरू कर देते हैं, वो सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो PSX में जो लोग फॉरेनर्स होते हैं, ओवरसीज़ वाले होते हैं, वो लोग जब सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो मार्केट में जो प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाता है, सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाता है मार्केट का, वॉल्यूम जो है दोनों एक साथ, जो मार्केट का वॉल्यूम, मार्केट का सेंटीमेंट, जब दोनों नेगेटिव होना शुरू होते हैं तो ये जो पॉलिसी है उसको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी पॉलिसी जो है वो स्टेबल नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस जो है वो PSX में नहीं बनता। अगर कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फिर PSX जो है वो ऑब्वियसली पॉजिटिविटी की तरफ मूव करता है। सो जब भी आपने ये देखना है कि इस टैरिफ की वजह से आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, तो फिर आपने फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो डाटा है उसको भी मॉनिटर करना है। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी आने वाले नेक्स्ट 2 से 3 महीने के अंदर PSX किस तरीके से परफॉर्म करेगी। अब अगर हम ये बात करें कि आप इसको मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, तो अगर आपने टैरिफ के असर को देखना है तो उसके लिए आप FBR के डाटा को देख सकते हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डाटा को देख सकते हैं, आप बजट की स्पीचेस को सुन सकते हैं, आप PSX के जो न्यूज़ का रिएक्शन है उनको चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं, आप जो प्राइस मूवमेंट्स हो रही हैं उस सेक्टर्स के अंदर उसको ट्रैक करेंगे उस टाइम पे। आप KSE 100 और KMI 30 की परफॉर्मेंस को बिफोर एंड आफ्टर उस पॉलिसी के आने के बाद इन चीज़ों को आपस में कंपेयर करेंगे, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। और ऑलरेडी
जब पहले पॉलिसी में चेंज आया था आपने उस पॉलिसी की डेट निकालनी है और उस टाइम पर KSE 100 में क्या परफॉर्मेंस आई थी, कौन से सेक्टर ने किस तरह से परफॉर्म किया था, वहाँ से आपको सीधा सीधा एक सिंपल सा ना ये एक शॉर्टकट मेथड कर लें कि जब आपकी पिछली पॉलिसी आई थी इस तरह की, आपने उसको देखना है, उन डेट्स में जागना है और वहाँ पे KSE 100 KMI 30 जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट प्लान हुई हुई है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको मार्केट के सेंटीमेंट को देख लेना है और वही चीज़ आप समझ सकते हैं फिर कि अगेन परफॉर्म हो सकती है। अब इसमें अगर बात करेंगे समरी की आज की, तो वो यही है कि टैरिफ से कुछ सेक्टर्स को फ़ायदा भी मिलता है, यानी जो कि लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको फ़ायदा मिलता है, जो लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स उनको नुकसान होता है। मार्केट शॉर्ट टर्म में रिएक्ट करती है लेकिन लॉन्ग टर्म में बैलेंस होना ज़रूरी होता है। इन्वेस्टर्स जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं वो अल्टीमेटली एस पॉइंट पे अपनी बाइंग करते हैं और पॉलिसी का जो चेंज है उसको आपने स्ट्रेटेजिकली देखना है, उसको अपने पोर्टफोलियो में के साथ कैसे एडजस्ट करना है उसको मॉनिटर करना है। तो और उसके लिए आप ऑब्वियसली KSE 100 के इंडेक्स को देखेंगे, KMI 30 के इंडेक्स को देख सकते हैं और आपके जो सेक्टर के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम पे जब पहले पॉलिसीज़ आई मुख्तलिफ 3 से 4 लास्ट पॉलिसीज़ को आप मॉनिटर करके देखेंगे तो उससे आपको अपने सेक्टर के अंदर, अपनी उस कंपनी के अंदर भी पर्टिकुलरली आप कंपेयर करके उसके अंदर अपना डिसीजन मेक कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, आपने वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ आएंगे और आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।